वहाँ एक काली मंदिर है। उस काली मंदिर के जमीन को घुसपैठियों के द्वारा कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा था और बीच चौराहे पे उनको गोली मार दी गई। गंगाजल फिल्म जो आप देखे हैं, सेम स्थिति थी। राइफल का नोक, 25 गाड़ी का काफिला, उस काफिले में अपराधियों का जमावड़ा और राइफल दोनों साइड। साहब वो जब निकलता था शहर में ना, तो शहर में ना कि लोग एकदम सहम जाते थे। जब मंदिर के जमीन को लेके पंचायत हो रही थी, उस वक्त भी भैया को बहुत धमकी आई कि आप इस यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपके साथ में हम लोग कुछ भी कर देंगे। और जो अच्छे यादव थे वो पप्पू यादव का बहिष्कार किए थे। एक रोड मैप बना करके घुसपैठियों को यहाँ बसाना शुरू किया। राजनीति में स्थिति ये आ गई कि वो लोग जिसको वोट करते हैं वही जीतता है। बिना घुसपैठियों के, मजदूरी के हिंदू अपने जमीन पे खेती नहीं कर पा रहा है। मजदूर नहीं है कि पूर्णिया की जनता इतनी बड़ी संख्या में उसके खिलाफ सड़क पे आ गई कि 6 दिन तक पूरा पूर्णिया बंद। पप्पू यादव यहाँ का सरकार था, उसके खिलाफ में प्रशासन भी नहीं बोलती थी। उस लूट मोहल्ला में घुसपैठिया ही है और वो सारे लोग क्रिमिनल हैं, क्राइम करते हैं, मोटरसाइकिल छीनते हैं, डकैती करते हैं। जब भैया का सब यात्रा निकला, पूरा शहर में लगा जैसे कर्फ्यू लग गया। जब इसके काफिले को चेक करने का प्रयास किया तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया इन्होंने, जिप्सी चढ़ा दी, उनका पैर तोड़ दिया। यहाँ के सारे व्यवसायी पलायन करके कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, केरल चले गए। जो यूट्यूबर उनके साथ चलते हैं वो भी प्लांट किए हुए लोग इन्हीं के होते हैं। कि अपराध कर्मी जो होते हैं ना सर, उनका दिमाग प्रशासनिक अफसर से ज्यादा चलता है। जहां पे उनकी संख्या ज्यादा हो गई वहां हिंदू फिर गांव में भी बोलते नहीं है। ये पूर्णिया के लोगों का दुर्भाग्य सर कि ऐसे लोग एंटी इनकम्बेंसी में जीत गए। देश को तोड़ने की बात जो होती है ना सीए और एनआरसी पे, उसका असर भी आपको पूर्णिया में देखने के लिए मिला। मेरे दरवाजे पे लोगों का आना बंद हो गया कि कोई एक कप चाय भी आकर के पिए। राइफल का नोक बंद, उसके ऊपर कई तरह का बंदिश लगा दिया और अपराधियों का इनकाउंटर शुरू हुआ। ये जंगल राज के सरदार थे। ये बिहार और बिहार से बाहर के लोग जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके सामने एक व्यक्ति का चेहरा बार बार आता होगा और उस व्यक्ति के कुछ वीडियोस आते होंगे जो मसीहाई करते हुए नजर आता है। कभी बाढ़ पीड़ितों के बीच में वो पैसा बांटता हुआ नजर आता है, कभी वही व्यक्ति लोगों के बीच जा करके उनकी मदद करता हुआ नजर आता है। तमाम ऐसे इंस्टेंस हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति की छवि एक मसीहा वाली बना दी गई है। मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव के बारे में। लेकिन आज इस इंटरव्यू और बातचीत में आपको कहानी का दूसरा हिस्सा, या कहें तो स्याह पक्ष जो है उस कहानी का, वो दिखाएंगे। आप मेरे बगल में जिनको बैठा हुआ देख रहे हैं, इनका नाम मनोज सिंह है और 1992 में इनके बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी। उसमें नाम पप्पू यादव का आया था और उसके अलावा पप्पू यादव के साथ काम करने वाले, उसके लिए काम करने वाले जो तमाम गुर्गे थे, तमाम अपराधी थे, उन लोगों का नाम आया था। दूसरा परिचय, मनोज सिंह जी पप्पू यादव के क्लास में सीनियर रहे हैं, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक। यानी पप्पू यादव की शुरुआती जर्नी से लेकर के इनके बड़े भाई की हत्या और आज की तारीख में जब पप्पू यादव की एक मसीहा वाली छवि बनाई जा रही है, तो उस पूरी यात्रा के साक्षी रहे हैं। मनोज जी से आज हम बहुत सारी कहानियां और बहुत सारा जो पीछे का इतिहास है उस चीज़ को निकाल करके आपके सामने लाएंगे, ताकि जो आज के तारीख में इंटरनेट के ज़माने में रील्स के ज़रिए एक छवि पप्पू यादव की मसीहा वाली बना दी जा रही है, उसके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, कुछ बातें, कुछ घटनाएं रखी जा सकें, जिससे समझ सकें उस व्यक्ति का कितना बड़ा स्याह पक्ष आपके सामने एक छोटी सी रील के ज़रिए छुपा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने, और मैं इस बात की दाद देता हूं कि आप हमारे साथ बैठने के लिए और उस इतिहास को याद करने के लिए राज़ी हुए, क्योंकि बहुत दुखदाई इतिहास है, बहुत पीड़ादायी इतिहास है। सबसे पहली चीज़ मैं यही पूछूंगा आपसे कि भाई साहब की कैसे उनके साथ जो घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से, क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, मेरे बड़े भाई किशोर सिंह वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और प्रचारक के तौर पे वो रांची में थे। 6 साल वो वहाँ प्रचारक रहे। फिर संघ को लगा कि ये सीमांचल का जो क्षेत्र है ये घुसपैठियों से भरा पड़ा है। घुसपैठिया यहाँ के लिए सरदर्द बना था, समस्या बना था
अर्थव्यवस्था को लेकर इधर की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही थी। हमारे जो यहाँ पे जो हिंदू जो मजदूर थे वो बेरोज़गार हो रहे थे, क्योंकि घुसपैठिया लोग बहुत कम में वो रोज़गार करते थे। वोट के दृष्टिकोण से यहाँ के नेताओं का जो रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम घुसपैठिया को यहाँ बसाएं, तो संघ को लगा कि यहाँ पे घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, सरकार से मांग की जाए कि घुसपैठियों को आप सीमावर्ती क्षेत्र से बाहर करो, बिहार से बाहर करो। इस निमित्त एक योजना बनी, सीमांचल सुरक्षा समिति करके संघ ने एक बैनर बनाया और उसमें संयोजक मेरे बड़े भाई को बनाया गया था, किशोर सिंह को बनाया गया था कि वो पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन होना है उसका ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व करे। और उस नेतृत्व में उस वक्त के बड़े बड़े नेता उनका भी बहुत सहयोग रहा था। जैसे हमारे आज दिवंगत हो गए सुशील मोदी जी, इन लोगों का भी एक था कि भाई यहाँ पे घुसपैठिया यहाँ से भागे। इसी क्रम में आंदोलन चल रहा था। 7 जिले थे, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का शुरुआत हुआ और पूर्णिया के जिला स्कूल में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी घुसपैठियों के खिलाफ में। ये हुई थी आपको जुलाई के महीने में, 16 जुलाई के से पहले। हाँ, नज़दीकी इतिहास में 1992 में। और भैया की घटना जो 16 जुलाई 1992 को भैया की घटना हुई, उससे 2-3 महीने पहले पूर्णिया का एक जो घुसपैठियों का गढ़ है, वो मोहल्ला है माधोपाड़ा, वहाँ एक काली मंदिर है। उस काली मंदिर के ज़मीन को घुसपैठियों के द्वारा कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा था। तो समाज के सारे लोग थे, जो हिंदू वर्ग के लोग थे, वो चाहते थे कि भाई हमारा काली मंदिर का ज़मीन है, ये कब्रिस्तान में तब्दील क्यों हो। प्रशासन के पास लोग जा रहे थे, प्रशासन मौन, प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। क्योंकि उस वक्त जो शासन था वो आरजेडी का शासन था, लालू यादव का शासन था। वो शासन उसको नहीं कहिए, जंगल राज कहिए, उस वक्त जंगल राज ही था, कहीं शासन प्रशासन नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ी पंचायत हुई जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष बैठे। निराकरण नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम पक्ष जो है वो मेरे भैया पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगा कि आप इस आंदोलन से हटो, हम लोग ये काली मंदिर की ज़मीन को आपको नहीं देंगे। और इस तरह उस बातों को लेकर बहुत झड़प हुई। मैं एक चीज़ पूछूं, वो लोकल मुस्लिम थे या बांग्लादेशी थे? बांग्लादेशी थे। वहाँ पे जितने भी लोग हैं आपको 75% बांग्लादेशी हैं। तो इसी क्रम में चूँकि मुसलमानों का वोट लेना था पप्पू यादव को, और पप्पू यादव को उसका मसीहा, मुसलमानों का मसीहा बनना था, एक योजना उन लोगों ने बनाई कि अगर इनकी हत्या कर दी जाए तो हिंदू शांत हो जाएगा और इधर मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो सीधा हमारे पक्ष में आएगा, खुश हो जाएगा। और खुश हुआ भी, बहुत खुश हुआ, जश्न मनाया गया था। और चूँकि लखन चौक पे भैया बहुत सहज और सरल प्रवृत्ति के लोग थे, रिक्शा से चलने वाले लोग थे। एक दुकान हमारी थी, वहाँ पे नई दुकान भैया खोले थे। रात के 8:30 बजे वो अपनी दुकान बंद करके, शटर बंद करके, पास में ठाकुरबाड़ी मंदिर है, वहाँ रोज़ प्रणाम करते थे, वहाँ से प्रणाम करके आए और बीच चौराहे पे उनको गोली मार दी गई। गोली मारने वालों में भी कक्कू खां जैसे अपराधी थे, वो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम। हाँ, और उसके साथ जो पप्पू यादव के साथ रहने वाले लोग थे वो सारे लोग थे।
ये हत्याकांड हुआ 16 जुलाई 1992 रात्रि के 8:30 बजे। पूरा शहर 4-5 दिन तक शोक में स्वतः बंद रहा। शहर तो छोड़ दीजिए, आसपास के जिले भी बंद रहे। विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद वो केस जो है, चूँकि उस वक्त सत्ता तो अपराधियों के बदौलत चलती थी। पप्पू यादव का एक आरजेडी के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन था। यहाँ बंद करने का काम करते थे। पप्पू यादव यहाँ का सरकार था, उसके खिलाफ में प्रशासन भी नहीं बोलती थी। अब लोगों को लगा कि भाई ये फिर हत्याकांड जो एक आंदोलन का रूप ले लेगा। सरकार ने उसको सीआईडी के जिम्मे डाल दिया। सीआईडी फिर जांच वगैरह करने लगी तो नाम आया कक्कू खान से, उसके बाद संजय श्रीवास्तव वगैरह का नाम आया। लेकिन बिहार में उस वक्त हम लोग कोई उम्मीद नहीं किए कि हमको सरकार से कोई सहयोग मिलेगा, अपराधियों को सज़ा मिलेगी, इस तरह का कुछ नहीं था। फिर चूँकि हम लोग बीजेपी से जुड़े, संघ से जुड़े हुए परिवार से थे, और मेरा छोटा भाई भी जो है वो विद्यार्थी परिषद में काम करता था। अब मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था पप्पू यादव का, चूँकि भैया की घटना होती है, मुसलमान जश्न मना रहे थे, तो लग रहा था कि भाई चलो अब जो है जश्न किस तरह का, मतलब हत्या होती है रात के 8:30 बजे 16 जुलाई को। एक हिंदू नेता मारा गया जो इस सीमांचल के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा था, जो घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इस वजह से कि हाँ, घुसपैठिए तो स्वाभाविक है, मारने वाले तो कक्कू खान, वो भी मुस्लिम, तो स्वाभाविक है वो तो जश्न मनाएंगे कि अब मेरे खिलाफ में कोई भी आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है, हम लोगों को कोई भगाने की बात नहीं कर सकता है, यहाँ हमारी पूरी आज़ादी होगी। आज भी पूर्णिया में कई एक जगह ऐसा है जहाँ की आज भी उस मोहल्ले में जाके गर्व से नहीं कह सकते हो कि मैं हिंदू हूँ। आज भी ये स्थिति है, जहाँ की छोटा छोटा हाट लगता है तो वहाँ महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर दिया जाता है, सरेआम। लेकिन यही है कि आज प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त है, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, इस वजह से वो लोग थोड़ा डरे सहमे रहते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जाना चाहता हूँ। 16 जुलाई 1992 की जो तारीख हुई, जिस दिन ये घटना घटित होती है, उस दिन के पहले क्या भैया को आपके धमकियां दी जा रही थी? क्या इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अगर इस तरह की आप लड़ाई जारी रखेंगे तो आपके विरुद्ध ऐसा घटनाक्रम किया जा सकता है? हाँ, उस वक्त जिला पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे थे, NK सिन्हा जी। उनके पास खबर गई, चूँकि सरकार है, कि भाई किशोर सिंह की हत्या हो सकती है। चूँकि वहाँ मंदिर वाले विषय पर, काली मंदिर वाले विषय पे बहुत झड़प हुई, प्रशासन के पास बात गई, और मंदिर के ज़मीन को लेकर के FIR वगैरह भी हुआ, जो कि किसी भी तरह का जो है सुनवाई नहीं हुई। लेकिन वो एक अच्छे DM थे, उन्होंने भैया को बुला के कहा कि किशोर जी आप जो है सुरक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर जो है हमला हो सकता है। भैया चूँकि संघ के प्रचारक थे, उनका सामाजिक जीवन था, बहुत सहज और सरल थे। वो बस एक ही लाइन DM साहब को बोले कि सर हम तो खुद रिक्शे से चलते हैं, हमको जो आप सुरक्षा गार्ड दीजिएगा उसको हम कहाँ लेके चलेंगे, हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, और हमको कोई क्यों मारेगा, हम कोई अपराधी भी तो नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि, तो DM साहब बोले कि चलिए ठीक है, आप देख लीजिए। और उसके कुछ दिन के बाद ही ये घटना घट गई। उस मंदिर का प्रकरण क्या था, अगर विस्तार से बताएं कि क्या वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उस पर कब्जा कर लिया था? देखिए, मंदिर जो वो एक मुस्लिम बाहुल इलाके में है, काली मंदिर की ज़मीन बहुत ज़्यादा है। चूँकि मुस्लिम बाहुल इलाका है और घुसपैठियों का ही वहाँ पे एक लूट मोहल्ला करके है, उस लूट मोहल्ला में घुसपैठिया ही है, और वो सारे लोग क्रिमिनल हैं।
क्राइम करते हैं, मोटरसाइकिल छीनते हैं, डकैती करते हैं सरेआम, जो अब रुका है। जब से एनडीए मतलब कि नीतीश जी की सरकार बनी बिहार में, तब से ये सब घटनाएं रुक गई। नहीं तो ये लोग तो सरेआम जो है ना क्राइम करते थे। मोटरसाइकिल अगर कहीं छीनी जाती है तो उसकी बरामदगी कहाँ होती है? तो लूट मोहल्ला में। रुपया कहीं अगर छीना जाता है तो उसका अपराधी कहाँ पकड़ाता है? तो लूट मोहल्ला में। अगर उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, वो लूट मोहल्ला इसी वजह से उसका नाम ही दिया गया। यानी आपके भैया ने हाथ डाल दिया था उस बांध में जहां पर सारे अपराधी भरे हुए थे, उन्होंने उसका सफाया करना चुना हुआ था। हाँ हाँ हाँ। और उस वजह से उन अवैध घुसपैठियों को भी डर लगा, और उनके वरदहस्तों, जो उनके ऊपर सरपरस्त जो लोग थे जिनका वरदहस्त उनको हासिल था, उनको भी डर लगा। हाँ, इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसमें क्या था ना कि अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे, वो सारे लोगों को लगने लगा कि भाई ये आदमी किसी के नहीं सुनता है। क्योंकि जब मंदिर के जमीन को लेके पंचायत हो रही थी, उस वक्त भी भैया को बहुत धमकी आई कि आप इस यहाँ से हट जाओ, आप इस सब चीज़ से निकल जाओ, नहीं तो आपके साथ में हम लोग कुछ भी कर देंगे। और उस यहाँ तक हो रहा था, उसी वक्त उनके साथ कुछ घटना होने की बात थी। लेकिन जो हिंदू लोगों की भी वहाँ जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो गई तो उस दिन तो वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए। और उसके कुछ दिन के बाद ही फिर ये घटना, चूँकि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आंदोलन भी साथ में चल रहा था, दोनों घटना जो है वो एक साथ हो गई, तो उनकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ से दो रास्ते हैं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा, घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या बन गई और उसकी वजह से कितना जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हुआ, जिसके विरुद्ध इतने बड़े स्तर पर उन्हें आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद अंततः अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। कितनी बड़ी समस्या थी और किस तरह से व्यवस्थागत रूप से उस समय की जो सरकार, उस समय की जो व्यवस्था, पप्पू यादव का आप नाम ले रहे हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से किस तरह का वरदहस्त था, किस तरह की चीज़ें फैसिलिटेट की जाती थी और हिंदुओं का जीवन कितना कठिन होता चला जा रहा था। देखिए, उस वक्त में जो राजनीति थी, सीधा ऐसा समझिए कि यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल समीप है। बांग्लादेश में गरीबी बहुत ज़्यादा, वो लोग बॉर्डर उस वक्त खुला बॉर्डर था। एक सड़क होती है, सड़क के उस पार बांग्लादेश और सड़क के इस पास इंडिया। उन लोगों की क्या है कि एक योजनाबद्ध तरीके से वो लोग उस रोड को क्रॉस करते हैं। किसी एक मुस्लिम के यहाँ वो लोग चले जाते थे जो उनके रिश्तेदार हुआ करते थे, दूर का, ना भी रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार वो बना लेते थे। उस वक्त वो लोग करते क्या थे कि वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिए। उस वक्त आधार नहीं होता था, मेन होता था वोटर लिस्ट और राशन कार्ड। तो ये लोग अपना परिवार का सदस्य बना करके उन लोगों को अपने यहाँ बसा लेते थे। उधर गरीबी होने के कारण इधर रोजगार था। यहाँ वो लोग खेत जो है लोगों का लीज पे लेके खेती भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, दुकानों में काम भी करते थे। और जितनी भी आप आज भी सीमावर्ती क्षेत्र में देखेंगे, साइकिल मिस्त्री, मोटरसाइकिल मिस्त्री, वो सीट कवर बनाने वाला मिस्त्री, छोटा छोटा जो भी रोज़गार है वो आज भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। हाँ, तो एक तो उन लोगों को रोज़गार मिल रहा था। और इधर क्या था, यहाँ तस्लीमुद्दीन थे जो मुसलमान के, वो भी मसीहा थे, किशनगंज के सांसद थे। किशनगंज एकदम बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे है। तो वो लोग एक रोड मैप बना करके घुसपैठियों को यहाँ बसाना शुरू किया योजनाबद्ध तरीके से कि अगर घुसपैठिया यहाँ पे हमारा बसना शुरू हो जाए, घुसपैठियों की संख्या में यहाँ ज़्यादा हो जाए, वोटर मेरा ज़्यादा हो जाए, तो कल हम लोग अलग मुस्लिम देश का मांग कर सकें। इस स्तर की प्लानिंग थी। बिल्कुल, यही स्तर था कि सीमावर्ती क्षेत्र को, और इस वक्त उन्होंने सीमांचल जो नाम दिया गया ये तस्लीमुद्दीन के द्वारा दिया गया। अच्छा। हाँ, और उस वक्त भी तस्लीमुद्दीन ने भी इस बात को आवाज उठाई थी। सीमांचल शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। कि इस पूरे यहाँ पे कहिए कि देखिए वो लोग पूरी योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठियों को बसा रहे थे। यहाँ पे कई एक विधानसभा, जो अभी उदाहरण है कस्बा विधानसभा, किशनगंज से सटा हुआ जोकी, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कुर्साकाटा, अररिया, उसके बाद हमारा पूर्णिया कस्बा विधानसभा। अब तो पूर्णिया में जो देहाती क्षेत्र है वो, और लगभग अररिया का पूरा जिला,
हाँ, कटिहार का बारसोई एकदम बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, बारसोई विधानसभा, उसके बाद आपको कटिहार विधानसभा, इस तरह करके उन लोगों ने एक रोड मैप बना करके वो लोग बसना शुरू किए सुनियोजित तरीके से। और राजनीति में स्थिति ये आ गई कि वो लोग जिसको वोट करते हैं वही जीतता है। आरजेडी उसी को अपना वोट बैंक बनाई। आरजेडी का चेहरा पप्पू यादव, उसको सीमांचल में राजनीति करनी थी तो वो भी उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तस्लीमुद्दीन एक दूसरी तरफ अपना इस्तेमाल कर रहे थे। और आज उसका परिणाम है कि आज आप देखेंगे जोकीहाट में एक ऐसा विधानसभा है जहां की आप जा नहीं सकते हैं, प्रचार करने पार्टियों भी नहीं जाती नहीं। 75% 70 से 75% आज मुस्लिम है वहाँ। अररिया में मुस्लिम विधायक ही होते हैं। उसके बाद आप चले आइए बारसोई, पूरा बारसोई भरा पड़ा है, वहाँ भी 20 साल से मुस्लिम विधायक 20 साल से हैं वहाँ मुस्लिम विधायक हैं। कसबा विधानसभा में भी देख लिए तीसरा टर्म मुस्लिम विधायक, वहाँ पे 1,10,000 वोटर हो गए। ये लोग योजनाबद्ध तरीके से अपना वोटर बढ़ाते हैं। जब ये एनआरसी वाली बात होने लगी, CAA वाली, तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोग जाके 22 में देख रहे थे, 22 विधानसभा में हिंदू नहीं जीत सकता है। एक ही बार वो हिंदू जीता था, संतोष कुशवाहा। वो मतलब कि इसको कहते हैं ना बाय मिस्टेक, उसमें वो निकल गए। कई मुस्लिम चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों को लग रहा था हिंदू जीतेगा नहीं, और हिंदू जो है वो एक जगह पोल किया, वो जीत गए। फिर उसके बाद तो मुस्लिम ही जीतना शुरू हुआ। यानी कि सीमांचल की आज की राजनीतिक व्यवस्था जो बन चुकी है उसमें यह है कि दबदबा बोलबाला जो है वो मुसलमानों का ही है, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेशी मुसलमान जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं वोटर बन करके अपना योगदान दे रहे हैं। और पूरी अर्थव्यवस्था, आप जमीन पे चले जाइए, जो खेती की जमीन है, अब स्थिति ये बन गई है कि बिना घुसपैठियों के, मजदूरी के हिंदू अपने जमीन पे खेती नहीं कर पा रहा है। मजदूर नहीं है, पूरा काम। अब वो लोग देखिए क्या करते हैं, वो लोग एक गांव में जाएंगे, वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए, वो क्या करते हैं वहाँ पे फिर लेबर का काम करेंगे। हाँ, वो मजदूरी करेंगे, जगह 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 जाकर के काम करेंगे, फिर उससे जो कुछ पैसा आएगा वो क्या करेंगे, फिर किसी से जमीन लीज पे ले लेंगे। लीज पे लेने के बाद वो खुद खेती करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके एक व्यक्ति के परिवार में सर 10 से 12 मेंबर हैं, उनके बच्चे 3-3 4-4 बीबियां हैं, 10 से 12 15 16 17 18 की संख्या में उनके बच्चे हैं। तो उनको तो मजदूरी में खर्च होता नहीं है, वो पूरा परिवार मिलता है और पूरा का पूरा बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़ जमीन लेकर के वो खुद खेती करता है। उससे देखिए वो क्या करता है, फिर वो पैसा कमाता है, एक ट्रैक्टर ले लेगा, वो ट्रैक्टर से भी अपनी कमाई करेगा। फिर उसके जो बच्चे हैं, जब कम उम्र में शादी होती है, सबकी शादी आसपास होती है, इस तरह करके उन लोगों का बस्ती 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 बसते बसते हुए बड़े बड़ी गांव में तब्दील हो गई। और खेती करने वाले जो हमारे हिंदुओं की ज़मीन है, अब उन लोगों की मजबूरी है, वो करे, या तो वो ज़मीन बेच रहे हैं। स्थिति ये है कि वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। कौन धान लगाएगा, कौन धान की कटनी करेगा। हमारा जो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो मक्के पे आधारित है पूरा। अब है कि मक्का का खेत है तो मक्का लगाएगा कौन, खेत को जोतेगा कौन, उसमें खाद डालेगा कौन, उसमें पानी डालेगा कौन, फिर मक्के को तोड़ाई करेगा कौन, मक्के को सुखाएगा कौन। हिंदू के पास में लेबर नहीं है। जो भी है हिंदू फैमिली जो भी है, उसके बच्चे तो सब पढ़ाई लिखाई करके कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं। नतीजा ये होता है कि वो लोग लीज पर उन लोगों को दे दिए, या फिर उन लोगों की मजबूरी है तो भाई खेत बेच दो, सस्ती मजदूरी भी कर लेते हैं। हाँ, सस्ती मजदूरी कर लेते हैं, 300 400 500 में मजदूरी कर लेंगे। आज ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं फिर से उसी तारीख पर जाना चाहूँगा जिस दिन ये दुखद घटना हुई। अगर भाई साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ होता, भाई साहब उस आंदोलन में सफल रहे होते, तो
आप कैसे याद करते हैं कि आज आपको दुख भी होता होगा जब इस सत्य को आज आप देखते होंगे, तब याद करते होंगे कि अगर भाई साहब का आंदोलन उस समय चीज़ें सही रही होती, अगर वो सफल रह पाते, वो सुरक्षित रह पाते, तो शायद आज तस्वीर अलग होती। देखिए, वो बहुत बड़ा चेहरा, हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। आज भी पूर्णिया तो छोड़ दीजिए, आप पटना में भी जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, रविशंकर प्रसाद जी हमारे माननीय मंत्री थे केंद्र सरकार में, आप उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि किशोर सिंह कौन थे। अब हमारे सुशील मोदी जी तो गुजर गए, ये सुशील मोदी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी और रविशंकर प्रसाद जी, सब लोग जेपी आंदोलन के उपस्थित थे। तो स्वाभाविक है कि उनको जानने वाले लोग आज भी है, पूर्णिया में भी है, और बहुत सम्मान से लोग नाम लेंगे। आप आश्चर्य करिएगा, जो आतंक का गढ़ था पूर्णिया, आतंक का गढ़ था, इतना बड़ा आतंक का गढ़ था। जब अपराध के खिलाफ लड़ाई अजीत सरकार लड़ रहे थे, उस वक्त के विधायक, तो उनकी हत्या कर दी गई पप्पू यादव के ही द्वारा, पप्पू यादव के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश में उनकी हत्या कर दी जाती है। साहब, ये पूर्णिया क्या था उस वक्त? और उस स्थिति में जब भैया का शव यात्रा निकला तो पूरा शहर में लगा जैसे कर्फ्यू लग गया। वो पहली दफा था जो पूरा पूर्णिया का लोग उमड़ पड़ा शव यात्रा में। उनके शव यात्रा में सुशील जी भी आए थे और अश्विनी चौबे भी आए थे, सारे लोग आए थे। पूरा शहर स्तब्ध था, रो रहा था, शहर रो रहा था। और उस वक्त नहीं तो कम से कम 5000 से ज्यादा लोग स्वतः उनके शव यात्रा में शामिल थे उस समय, जबकि लोग नाम नहीं ले। 5 बजे, आप इतना ही बता दें कि अगर 5 बजे शाम हो जाए, पूर्णिया या सीमांचल की स्थिति ये थी, 5 बजे अगर शाम हो जाए, अगर किसी का बेटा लौट के घर नहीं आता था तो घर में चूल्हा नहीं जलता, तो उसकी माँ कहती थी, अरे मेरा बेटा अभी तक लौट के नहीं आया। उसकी माँ जो है वो घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता था, आप मेरा बेटा से कहीं मिले हैं क्या, वो उसको कहीं देखे हैं क्या? ये दहशत था। उसके बाद उदाहरण है कि कितनी महिलाओं की मांग सुनी हो गई सर। सुबह में अगर कोई बस ऑनर, एक अशोक सिंह बस ऑनर थे, सब हम आपको 92, 93, 94 का कालखंड बता रहे हैं, 90 से 95 के बीच का। और ये पप्पू यादव का उदय काल है, पप्पू यादव चरम आतंक का सरदार कहिए, ये आतंक का सरदार का उदय था, चरम था। लालू यादव, आरजेडी का जो शासन था, उस शासन को चलाने में आपको बता दें, हम लोग चूंकि बिहार को जान रहे हैं, कहा जाता था कि बिहार सरकार 5 लोग चलाती है। पूर्णिया से पप्पू यादव, तस्लीमुद्दीन सांसद किशनगंज जो गुजर गए, सिवान से शहाबुद्दीन, साधु यादव, सुभाष यादव, यही 5 लोग बिहार सरकार चलाती थी सर। जहां की कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, मुख्य कानून था, जो साधु सुभाष फोन कर देंगे वही प्रशासन सुनना है। इस सीमांचल के क्षेत्र में जो पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन बोल देते थे वही नियम बन जाता था। स्थिति सर ये थी कि शहर के बीचों बीच पप्पू यादव का अगर काफिला जा रहा है, अगर पुलिस वाले ने हिम्मत कर दी, घटना है, FIR है, कि अगर हाथ दे दिया उसके किसी गुर्गे के गाड़ी को, तो गुर्गा उतरता था और पुलिस वाले का मूंछ खींच लिया। पप्पू यादव जब यहाँ सांसद थे या शायद उस वक्त विधायक थे सिंहेश्वर साहब, वहाँ द्विवेदी जी SP, एक IPS, ईमानदार IPS, जब इसके काफिले को चेक करने का प्रयास किया तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, इन्होंने जिप्सी चढ़ा दी, उनका पैर तोड़ दिया। और एक IPS मजबूरी में कुछ बोल नहीं पाया साहब। ये दहशत रहा इन लोगों का। जहां की पति लौट के नहीं आता था। एक घटना आपको बता रहे हैं धमदाहा की। धमदाहा में 6 महीने हुई थी, मुनमुन करके एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी, नई शादी, तो बिल्कुल साधारण लड़का, वो अपने भगना के साथ, मामा के साथ में मोटरसाइकिल से बैठ के धमदाहा से अपने घर जा रहा था साहब, और उसको बीच रास्ते में उठा के उसकी हत्या कर दी। 6 महीने की, मात्र 6 महीने शादी की हुई थी।
अशोक सिंह की हत्या कर दी गई 0 माइल पे। सुबह में वो बस ऑनर था साहब, वो बस का देखने के लिए 0 माइल गया कि भाई हमारा गाड़ी छोड़ना है, वो सिलीगुड़ी जा रहा था, उसको वहां गोली मार दिया। मेरे भाई को चौक पे गोली मार दिया सरेआम। और एक शेरू सिंह, ये पूर्णिया से धमदाहा जा रहे थे घर अपने, बीच रास्ते में उनको गोली मार दिया। मतलब कि आप अकल्पनीय है, जिसको कहा जाता है ना जंगल राज, ये जंगल राज के सरदार थे। ये हम उसकी राजधानी में बैठे हैं और उसके सरदार के बारे में बात कर रहे हैं, सरदार के विषय में बता रहे हैं। और छोड़िए, पूर्णिया व्यवसायियों का गढ़ था, गढ़। गुलाबबाग मंडी को पूरे बिहार में सबसे बड़ी मंडी कहा जाता था। वो मंडी सूना हो गया सर। यहां के सारे व्यवसायी पलायन करके कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, केरल चले गए। पूरा मंडी खाली। 6 बजे शाम में अगर आप गुलाबबाग पहुंच जाते तो सुनसान श्मशान लगता। व्यापारी चले गए यहां से, मारवाड़ी लोग चले गए। फिर उसके बाद घटना घटती है छोटू सिंह की। हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, इसकी लंबी लिस्ट है। रंगू सिंह एक व्यवसायी थे, सरेआम उसकी हत्या हो जाती है 96 में। हत्या होने के बाद, चूंकि हम उस वक्त राजनीति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हम जिलाध्यक्ष बन चुके थे, और मेरी लड़ाई जब हमको ये लगा, जब भैया की घटना हुई 16 जुलाई 1992 को, तो हम लोग के एक अंदर जुनून था। चूंकि हम लोग पूरे संघ परिवार से आते हैं, हमें लगा कि अगर किशोर भैया के द्वारा जो काम अधूरा छूट गया है, हिंदुत्व को मजबूत करने का, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, हम घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन करें, तो उस झंडे को हमने थाम लिया साहब, और उस चीज़ को हमने जारी रखा। पप्पू यादव से मेरी सीधी लड़ाई होती थी। हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत किया, और उस संगठन को मजबूत करते हुए लगातार पप्पू यादव से हम लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ते थे। सड़कों पे आमने सामने की लड़ाई, सामने की लड़ाई होती थी। जब यहाँ पे अपहरण होता था, अपहरणकर्ता उन्हीं के यहाँ, हम लोग जब उसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो वो सामने आता था, टकराता था। चूंकि हम लोग बंद का आह्वान करते थे, आंदोलन करते थे, उस वक्त मेरी आमने सामने लड़ाई होती थी, हम लोगों की होती थी। जब 96 में घटना घटी, उसका विरोध हम लोग राजनीतिक स्तर पे भी करने लगे, भयानक करने लगे, सामाजिक स्तर पे भी करने लगे। पूर्णिया और सीमांचल की जनता इस ताक में थी कि कोई तो आगे बढ़े, कि हम लोग उनका साथ दें। स्थिति 96 में यह बन गई कि हम लोग जब आंदोलन स्टार्ट किए रंगू सिंह हत्याकांड के बाद, तो हम लोगों को खुद उम्मीद नहीं थी कि पूर्णिया की जनता इतनी बड़ी संख्या में उसके खिलाफ सड़क पे आ गई, और सड़क पे इस बेकदर आ गई कि 6 दिन तक पूरा पूर्णिया बंद। इसका असर पड़ा कटिहार में भी, इसका असर पड़ रहा था अररिया में भी। सरकार की बदनामी होने लगी। जब पूरा आंदोलन हो गया, एक नारा चला था उस वक्त, यहाँ के एसपी थे के वर्मा। हम लोग उस वक्त नारा दिए थे कि के वर्मा एसपी नहीं हत्यारा है। स्थिति ये होती थी कि अपराधी की बैठकें पुलिस आवास पे होती थी, डीएसपी के यहाँ होती थी। पप्पू यादव जैसे अपराधियों को इतना बर्दाश्त हासिल था। हाँ, यहाँ बताए तो कि प्रशासन भी उसके सामने बौना, क्योंकि यहाँ की सरकार, वो सरकार था यहाँ का, वो कुछ नहीं, कोई प्रशासन कुछ नहीं। पप्पू यादव का एक फोन गया कि अपराधी को छोड़ना है तो फिर छोड़ना है, ये स्थिति थी। बिना उसके पूछे एफआईआर नहीं होता था। मैं अब थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। आपने चूंकि बातचीत की शुरुआत, इससे पहले हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि स्कूल में मेरा जूनियर था पप्पू यादव, फिर कॉलेज में भी जूनियर था। आपने शुरुआत से देखा है। पप्पू यादव अपने आप को बताता, मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का था, मैं सामान्य चीज़ें करता था, सामान्य सा मैं बनना चाहता था, परिस्थितियों से मुझे इन चीज़ों में आना पड़ा, आज मैं मसीहा के तौर पर पेश आता हूँ। कैसी शुरुआत थी? आप लोगों ने क्या देखा है? आप तो चश्मदीद हैं उसके। देखिए, वो मेरे से 1 साल जूनियर था। हम उसको 10th में देखते थे, 10th 11th, उस वक्त तो मैट्रिक हुआ करता था। उस वक्त भी वो चित्रवानी सिनेमा हॉल था यहाँ। उस वक्त वहाँ पे टिकट ब्लैकयर्ड के गिनती में ही आते थे। इनके साथ कुछ लोग होते थे जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे छोटा क्राइम करने लगा। क्राइम करते करते फिर वो मैट्रिक किया,
मैट्रिक करने के बाद इंटर में गया। इंटर में भी कॉलेज में वो मेरे से 1 साल जूनियर ही था। इसके साथ एक लड़का रहता था कुंदन सिंह, वो कटिहार में परीक्षा दे रहा था और हम भी परीक्षा दे रहे थे। मेरा भी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था, वहाँ सेंटर था। पप्पू यादव से उसकी क्या दुश्मनी थी भगवान जाने। पप्पू यादव ने अपने लोगों के साथ वहाँ उसकी बम मार के उसकी हत्या कर दी सरेआम। कक्षा 12वीं में पढ़ते हुए। हाँ, उसको आप इंटर के 12th कह दीजिए, 12th कह दीजिए। वहाँ से वो बहुत बड़ा बना। फिर उसके बाद जितना भी क्राइम होने लगा, कस्बा में भी एक घटना घटी थी पैसा लूट की, उसमें भी उसका नाम आया। क्राइम अगर कहीं नौगछिया में कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें उसका नाम आ रहा है। उसी वक्त क्या था, इससे भी एक सीनियर थे, हालांकि वो अच्छे लोग थे, अर्जुन यादव। वो हालांकि उनका टाइटल यादव था, लेकिन वो हिंदू विचारधारा के लोग थे, लेकिन दबंग थे, यादवों का नेता थे वो। और यादव समाज में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, और इज्जत के साथ में समाज में भी एक इज्जत था। वो अपराध, उसको हम अपराधी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि क्राइम की दुनिया थी तो अपराधियों का उनके यहाँ भी तो उठना बैठना था। उनकी हत्या हो जाती है कटिहार में। जब अर्जुन यादव की हत्या होती है तो लगा कि भाई अब जो अपराधी किस्म के यादव समुदाय के लोग थे, जो अपराधी, यादव में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आज भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, और जो अच्छे यादव थे वो पप्पू यादव का बहिष्कार किए थे, वो उन्होंने बहिष्कार किया था। तो वो अपराधी जो थे उन लोगों को लगा अब हमारा मसीहा कौन होगा। ये एक मसीहा बन के उभरा पप्पू यादव। चूंकि आरजेडी का काल था, अपराधियों का ही तो शासन था, अपराधियों को तो कोई सरदार चाहिए। वो उसी में उभरता गया। यादवों ने उसको अपना नेता मान लिया। वो उसके बाद सिंहेश्वर से चुनाव लड़ा, सिंहेश्वर यानी मधेपुरा जिला, और वहाँ पे यादव समुदाय के ही लोग ज़्यादा थे। उसकी वहाँ जीत हो गई। जीत इंटर के बाद वो लगातार जेल वगैरह भी काफ़ी बार गया, लंबे समय तक रहा, गुंडा एक्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ लगा, लेकिन आखिर सत्ता तो अपराधी के जिम्मे था ना। आरजेडी मतलब अपराधी जंगल राज, तो वो बहुत सारी चीज़ें बड़ी भी होता चला गया। कौन जाएगा एक अपराधी के खिलाफ में गवाही देने के लिए। वो सरकार बनवा रहा है, जब वो घुसपैठियों को यहाँ ला करके बसाने की तैयारी कर रहा है, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। वोट एक होता है, नेता लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, कन्विंस करते हैं कि हमारे लिए वोट करो। जब वोट पैदा कर दिए जाने की क्षमता एक व्यक्ति रखने लगा है कि घुसपैठ करवा के वोट पैदा कर दे रहा है, वोट पैदा कर रहे थे, फिर उसके लिए कौन उसके खिलाफ खड़ा हो। क्योंकि सरकार की लाचारी थी कि भाई उसको भी तो इस क्षेत्र में नेता चाहिए जो यहाँ से ज़्यादा सीट जितवा के विधानसभा भेज सके, सरकार फिर से आरजेडी की बन सके। लालू जैसे नेताओं तो कहते थे ना कि हमको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, जो चुनाव जिता के दे दे, बात खत्म। बस आप सीधा उदाहरण लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अंसारी, हाँ सॉरी मुख्तार अंसारी, सॉरी गलती हो गई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का भाई अशफाक अंसारी, और ये क्या नाम है, ये राज्यसभा सदस्य जो अभी निकले जेल से, क्या नाम है, सपा के राज्यसभा सांसद हुआ, आजम खान कहा जाता था ना। उत्तर प्रदेश की सरकार कौन चलाते हैं, यही चारों पांचों लोग चलाते थे। हाँ वहाँ भी 5 थे ना, हाँ सिपाली यादव। तो ये 5 लोग जब वहाँ सत्ता चलाते थे, सपा उस पर ही निर्भर होती थी। इसलिए कहा जाता था अपराधियों का गढ़ अगर कहिए तो यूपी है। सेम स्थिति यहाँ भी थी। 5 लोग वही उसी तरह के खूंखार लोग सत्ता चलाते थे। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। पप्पू यादव के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, न सरकार, न सत्ता, न आमजन बेचारी क्या करेगी, वो तो डर में है। मैं इसी पे एक चीज़ पूछूं, जब आपके भाई की हत्या हुई किशोर जी की, 8:30 बज रहे थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लोग पहचानते थे, सरेआम चौराहे पर हत्या हुई थी, कितने गवाह आए थे? कोई गवाह तैयार नहीं हुआ दहशत में, कोई नहीं, कोई गवाह नहीं। यहां तक उस वक्त एसपी थे राजीव रंजन, अच्छे एसपी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। वो तो इतना तक प्रयास किए कि कक्कू खान को घर से खींच के लेके चले आए। लोगों को कहा कि भाई आप, देखा सभी लोगों ने,
लेकिन सभी को अपने जान की परवाह थी। इतने बड़े व्यक्ति की हत्या अगर की जा सकती है, फिर कौन? हम लोग क्या है? उस वक्त में सोचिए कि वो भैया की घटना 92 में होती है, 96 या 97 में अजीत सरकार की हत्या होती है, जहां विधायक जो है सुरक्षित नहीं है, वहां आमजन क्या सुरक्षित होगा साहब? AK-47 से भून दिया गया। और बहुत नेक इंसान थे अजीत सरकार, पूर्णिया के हक की लड़ाई लड़ते थे, विधानसभा तक पप्पू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव उनको भी बार बार धमकी दे रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के पूर्णिया में हम लोग रहे। व्यवसायी सारे भाग गए। लोग कहते हैं कि लोगों का पलायन हुआ, यहां से नौकरियों के लिए पलायन हुआ, पूरा का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम यहां से चला गया, पूरा सिस्टम। और देखिए यहां पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। भगवान भरोसे यहां सारे जितने अच्छे डॉक्टर थे, सारे अच्छे डॉक्टर पूर्णिया छोड़ दिए उस वक्त में। सारे अच्छे व्यापारियों ने पूर्णिया छोड़ दिया, सारे अच्छे व्यापारियों ने छोड़ दिया। जब व्यवसाय समाप्त हो गया तो बचता क्या है साहब? कुछ नहीं बचा। लालू जी के रीजन में रोजगार तो सरकारी कुछ था ही नहीं। जो लोग था वो अपने खेती पे निर्भर था। खेती समाप्त हो गई, क्योंकि वो इन लोगों के जो आका थे उन लोग तो पहले से ही वोट बैंक के राजनीति में वो बसा चुके थे घुसपैठियों को। तो लोग करेंगे क्या? उसी वक्त तो लोग बाहर गए, गांव से लोग कमाने के लिए बाहर चले गए। वे कौन इस आतंक में रहे? सड़कें तो थी नहीं। जब सड़क नहीं होगी तो एक गांव से लोग निकल के शहर कैसे आएगा? आज देख, उसी का उदाहरण है कि आज पूर्णिया में सुशासन का राज जो कहा जाता है, वाकई में सुशासन का राज है कि आप भी इतने बजे रात में हम एक जगह आपको इंटरव्यू कर रहे हैं और कितने बड़े माफिया के बारे में बात कर रहे हैं। आज लोग उस मतलब कि उस माफिया के विषय में खुलेआम बोल रहे हैं। आज हिम्मत जग गया। ये बहुत बड़ी साहब। और अभी भी दबे जुबान जब से ये सांसद बने, आप विकास के नाम पर देख लीजिए कुछ नहीं है। वो केवल पटना बार ये वो करते क्या है? कुछ अपने साथ मीडिया को लेकर चलेंगे, जो सच्चाई है। अरे एक वीडियो तो आया, एक पत्रकार को 500 रुपए के नोट हाथ में दिया डायरेक्ट कवरेज करते हुए, लाइव वीडियो है उसकी। तब वो कुछ छोटे छोटे यूट्यूबर को लेकर चलेंगे, उसके सामने वो पैसा दिखा रहे हैं और उसको वो वायरल कर रहे हैं। मैं इसी चीज पर आने वाला था कि आपने जो इतिहास बताया कि राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा, कि घुसपैठ इतनी बड़ी हो रही है, हत्याकांडों में नाम, व्यापारियों को बर्बाद करना, शहर में एक ऐसा माहौल बनाना कि यहाँ इंसान इंसान की तरह रहने की हिम्मत ना कर पाए, उन सब चीज़ों का तमगा जिस व्यक्ति के सर पर है, वो व्यक्ति इंटरनेट पर कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ फुटेजेस के जरिए, कुछ तस्वीरों के जरिए कि एक नोट की गड्डी निकाली, 100 रुपये पकड़ाता चला गया, और उसके जरिए एक मसीहा वाली छवि है। इसके विषय में बताते हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है ना, उसका एक डायरेक्टर होता है जो पर्दे के पीछे होता है, और कलाकार को बताया जाता है कि आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये सीन में रोना है, आपको इस सीन में हंसना है। ये कंप्लीट एक सीन को क्रिएट करते हैं खुद से। जो यूट्यूबर उनके साथ चलते हैं और उसके सामने वो दिखावा करते हैं, देखो बाढ़ में हम पैसा दे रहे हैं, और जो लोग उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं साहब, वो भी प्लांट किए हुए लोग इन्हीं के होते हैं। पूरा सिस्टम। हम आपको सीधा जाने, एक छोटी फिल्म की शूटिंग होती है, उसके डायरेक्टर यही होते हैं और एक्टर भी यही है, साथ में सपोर्टिंग कास्ट बुला लेते हैं। हाँ, सपोर्टिंग कास्ट लिख चलते हैं। बस संक्षिप्त में आप यही समझ लीजिए, बाद बाकी कुछ नहीं है। आज भी पूर्णिया में आप डॉक्टरों की स्थिति देख लीजिए क्या हो गई। सारे डॉक्टरों को बुला के मीटिंग करते हैं। अब डॉक्टर है, जान की परवाह तो भाई सबको है, अब अंदर अंदर पैसा ले रहे हैं। आज भी व्यवसायियों से पैसा ले रहे, चंदा के नाम पे, कार्यक्रम के नाम पे। अरे साहब, अभी जो घटना घटी दुर्गा पूजा से पहले, अब बताइए कि शहर में एक ऑर्केस्ट्रा ले आए, वो वीडियो वायरल हुआ, उस अश्लील गानों पे डांस हो रहा था, अश्लील गाना बजाया जा रहा था, और लग रहा था हम लोग को कि साला हम लोग 90 के दशक में जंगल राज में चले गए। एक बड़ा मैदान में हुजूम, कोई मुरेठा लगा हुआ, कोई तिलक लगा हुआ, सब लग रहा था कि कोई भी आदमी एक अच्छे पहनावे ओढ़ावे में नहीं था। अब पप्पू यादव मंच पे हैं, तो पप्पू यादव का था नेतृत्व, पप्पू यादव का था। बड़े बड़े कलाकार को मिले। अरे भैया, कलाकार को बुला लाए, पैसा पर बुला लाए, वो अपना काम करेगा और जाएगा। अब उसका परिणाम देखिए, जब वहां पे अव्यवस्था बन गई
तो कुर्सियां जो है वो पब्लिक पे फेंकी जाने लगी, वहां भगदड़ जैसा स्थिति बन गया। तो ये तो फिर उसी दिशा में जा रहा है ना। आज तक अभी ये सांसद बनने के बाद इन्होंने विकास पूर्णिया की राजनीति में केवल दबंगई, लोगों को डराना धमकाना, इनके लोगों के द्वारा डराना धमकाना आज भी सर चल रहा है। फिर यही है कि अपराध कर्मी जो होते हैं ना सर, उनका दिमाग प्रशासनिक अफसर से ज़्यादा चलता है। अगर नियम कानून अगर कुछ बना है तो उस नियम कानून का तोड़ उनके पास होता है। आप कानून क्या कहती है, आप सबूत लाओ। अब वो सबूत तो पेश होगा नहीं, वो बाइज्जत बड़ी होते, समाज में कहने के लिए होते देखिए हमारे पर झूठा आरोप है, यही कहेंगे वो। आप आज भी क्षेत्र में घूमते होंगे, सामाजिक रूप से सक्रिय होंगे, और इतना समय आपने उस व्यस्तता के बीच में दिया है जब समाज में आप घूम रहे हैं, लगातार सुबह से आप घूम रहे हैं। घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या आज के तारीख में भारत के लोकतंत्र के लिए, भारतीय समाज के लिए, और जिसको सीमांचल कहा गया उस बिहार के लिए, उस बिहार के उस हिस्से के लिए कितनी बड़ी समस्या है, और आने वाले भविष्य में आपको कितना बड़ा खतरा नजर आ रहा है? देखिए, इस सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठिया का समस्या एक पहाड़ बन गया, और ये केवल और केवल एक सुनियोजित साजिश के तहत वोट बैंक के राजनीति के लिए यहाँ के नेताओं ने किया, जिसका नाम अभी हमने लिया, तस्लीमुद्दीन और पप्पू यादव। अब वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया, या यूँ कहिए वो अब नासुर बनने जा रहा है। हमने आपको बताया ना, आप बायसी चले जाइए। बायसी विधानसभा की क्या स्थिति है? वोटर्स बायसी विधानसभा में वोटर्स की स्थिति है, वहाँ तो सीधा हिंदू और मुसलमान है। हिंदुओं की स्थिति ये है कि वो लोग दबे जुबान कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ मत आइए, वोट तो हम करेंगे लेकिन मेरे यहाँ मत आइए, प्रचार मत करिए, प्रचार झंडा लगा के मत करिए। ये तो कहिए कि एनडीए की जब सरकार बनी तो उस बायसी विधानसभा में जो हम देख रहे हैं, लोगों ने अपने हक की बात बोलनी शुरू कर दी, और अब लोग वो घर से बाहर आने लगे, वहाँ के बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी, अब वो थोड़ा बहुत व्यापार भी करने लगे। ये एनडीए सरकार के बनने की बात बता रहे हैं। और हम आपको पहले बताए नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसको कह दीजिए। ये छोटी मोटी घुसपैठिया कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है सर। आखिर एक चीज़ बताइए कि क्या कारण है कि जब भी चुनाव आता है, वोटर लिस्ट तैयार होता है, तो हर बार वोटर लिस्ट में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ जाती है, वो वोटर कैसे बढ़ जाते हैं। आज अगर वो 50,000 हैं, अगले बार आप अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 60,000, फिर अगले लोकसभा में जाएंगे तो वो हो जाएगा 70,000। हिंदू क्या है, हिंदू बस 2,000 1,000 बढ़ेंगे ना तो घट जाएंगे या स्थिर रहेंगे। इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे बड़ा जनसंख्या, वो एक आदमी 4 शादी करेगा, चारों से 4 औलाद पैदा करेगा, तो 4 चौके 16 लोग तो ऐसे हो गए साहब। एक महिला अभी किशनगंज में आई, उसके 15 बच्चे हैं, मुसलमान महिला। तब अब वो तो जब बाली होगा वो वोटर बनेगा। दूसरा जो आपको बताया कि ये वोट मतलब कि बांग्लादेश का बॉर्डर का इलाका है, तो ये बॉर्डर उधर गरीबी है, यहाँ कमाने के ख्याल से आते हैं, यहाँ उसको मतलब कि उपजाऊ जमीन मिलता है, स्वर्ग जैसा फील होता है, लगता आज़ादी है, यहाँ से जाना नहीं है। और वही लोग धीरे धीरे बसते हैं और उसको बसाया जाता है। पहले वो एक घर बनाएंगे कहीं, फिर आसपास वो 1-2 घर बनाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा गांव बना लेते हैं, जिसका उदाहरण आज भी पूर्णिया में है। आप जलालगढ़ में चले जाइए, ऐसे गाँव को जानते हैं जो कभी हिंदू गांव थे, कभी सामान्य आबादी वहाँ पर थी, और आज की तारीख में वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया है। बिल्कुल, जलालगढ़ में चले जाइए, आप कनखुदिया में चले जाइए, आपको दिखेगा। कस्बा में आप पूर्वी भाग में चले जाइए, आपको स्पष्ट दिखेगा। हिंदू वहाँ से पलायन कर गए, जमीन उन लोगों के हाथों में बेच दी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, रात में वो लोग अपराध करते हैं, डकैती करते हैं। जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ हिंदू फिर गांव में भी बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग क्या है ना, तुरंत में 10-20 की संख्या में आएंगे, आपकी पिटाई कर देंगे और वो चले जाएंगे। जब 10-20 की संख्या में जाएंगे, हिंदू तो डरता है। इस वजह से जो है वो लोग मतलब कि कह दीजिए तो घुसपैठिया भी आज के समय में यहाँ दबंग हो गया है।
अरे इतने बड़े दबंग का जब सर पे हाथ रहेगा तो क्यों उसका नहीं छाती फूलेगी? आप बोल नहीं सकते। एक आदमी को आप बोल के देख लीजिए, उन लोग को पढ़ाई लिखाई से सर उसका कोई खर्चा नहीं है, वो लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बहुत होगा मदरसा भेज देंगे। उन लोगों को इलाज पे कोई खर्च नहीं है, क्योंकि वो लोग सब गरीबी रेखा से नीचे में अपना नाम दर्ज करवा लिए। सरकार उसकी पढ़ाई कर देती है, अनाज देती है, उसको उसका जो है इलाज का खर्च उठाती है, उसको पैसा भी देती है। और जो मुसलमानों के रहनुमा नेतागण हैं उसको पूरा प्रश्रय देते हैं, वो आधार में उनका नाम डलवाते हैं, वो वोटर पहचान पत्र में उसका नाम डलवाते हैं। जो नेता हैं, जो वहाँ के नेता बड़े बड़े नेता हैं, वो निवास प्रमाण पत्र बनवा देते हैं उनका। अब क्या चाहिए? वो तो भारत का बासिंदा हो गया, वो भारत का बासिंदा हो गया। भारत सरकार जो अपने नागरिकों के लिए जो योजनाएं ले आएगी उसका लाभ हो पाएंगे, वो उसका पूरा लाभ लेते हैं। वो आप 5 किलो अनाज जो भारत सरकार दे रही है, वो सब अनाज उनके पास भारतीय नागरिकों के लिए दे रही है, लेकिन सामने वो सब, चूंकि उसमें उसका वोटर लिस्ट पे नाम आ गया, गरीबी रेखा से नीचे नाम आ गया। चूंकि मुखिया भी तो वही बना लेते हैं ना, जहां मुखिया बनाने लगे हैं ये लोग। वो मुखिया बनाते हैं साहब। आप अगर आपको हिंदू को अगर मुखिया बनना हो तो आपको उसका चरण बंदन करना पड़ता है, आपको दाढ़ी मूछें बढ़ानी पड़ती है, आपको जो है ना उनके साथ रहना पड़ेगा। और वो अपने पैर के नीचे हिंदुओं को रखते हैं। जहां उसकी संख्या हो जाएगी तो स्वाभाविक है वो मुखिया बनाएंगे। जब मुखिया बनाते हैं तो धीरे धीरे करके वो विधायक बनाते हैं, और जब विधायक बनाते हैं तो सांसद भी बनाते हैं। उनके वोट पर ही तो सीमांचल की राजनीति हो रही है। सांसद बनाना, विधायक बनाना, मुखिया बनाना, ये सब। ये कहा जा सकता है कि पप्पू यादव की जो राजनीति है, जिस बड़े, मैं दिल्ली के वैसे पत्रकार जो हैं जो उस तरह बैठना उठना चाहते हैं उनके साथ, वो ये कहते हैं कि पप्पू यादव जैसा नेता हो जिसको दल की ज़रूरत नहीं है, निर्दलीय चुनाव जीत जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो वोट बैंक खड़ा किया गया है, जो अवैध रूप से जिनको तैयार किया गया है, वो उनके वोटर हैं, उसके दम पर कॉन्फिडेंस है। सच्चाई भी तो यही है कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, हम थोड़ा भूल रहे हैं, लगभग 4.5 लाख या 5 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख के आसपास पूर्णिया लोकसभा में मुसलमानों की मतलब वोटर हैं वो जी। यहाँ पे समीकरण दिया जाता है M और Y, ये समीकरण होगा। लेकिन इसका लाभ उसको मिलता है, हमेशा मिलता है, क्योंकि उसका तो मतलब कि नेता वही है। दूसरा क्या है कि वो जो कह रहे हैं ना कि हम निर्दलीय, तो वो निर्दलीय सिंहेश्वर दोबारा गए थे चुनाव लड़ने के लिए, क्यों हार गए? क्यों हार गए? वो घुसपैठिया नहीं है। और लोग अब क्या है ना, शिक्षित जो हो गए हैं, अब उनके गृह क्षेत्र में भी अपराधियों को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं है सर। मधेपुरा जैसे जगह में भी अब अपराधियों को मार के भगा देती है जनता। आप वहां मधेपुरा से चुनाव क्यों हार गए? तीसरे पोजीशन पे आ गए, शायद 1-1.25 लाख के वोट पे आप आ गए। क्यों आपको भगा दिया जनता ने? फिर आप पूर्णिया में अपनी मां को लड़ाए, जनता ने क्यों हरा दिया आपको? फिर आप लड़े, क्यों हरा दिया? इस बार जो आप जीते, ये संतोष कुशवाहा का अहंकार था, जो यहाँ का वर्तमान सांसद था, निकम्मा, निठल्ला, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हुई। स्थिति ये बन गई कि उनके जाति के लोगों ने भी संतोष कुशवाहा को वोट नहीं किया, और उसका फायदा पप्पू यादव को मिला। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लोग गुस्से में आकर के, क्योंकि प्रत्याशी 2 ही थे, एक संतोष कुशवाहा, एक पप्पू यादव, तो आक्रोश में किसी को वोट करना है, तो इन लोगों ने पप्पू यादव को वोट कर दिया। और इसको बताया गया कि पप्पू यादव इतने बड़े मसीहा हैं कि निर्दलीय भी बिना पार्टी के जीत जा रहे हैं चुनाव। अरे सर, वो मसीहा वगैरह कुछ नहीं है। वो एक कह तो दिए कि संतोष कुशवाहा के मतलब कृत्य का परिणाम है कि वो जीता। एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, पूरे बिहार का पूर्णिया लोकसभा ऐसा था जहां की जनता इसके खिलाफ थी, संतोष कुशवाहा के खिलाफ थी। अगर उनको जो वोट मिला ना, सच बताएं तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे संतोष कुशवाहा को वोट मिल गया। अगर आज निर्दलीय वो चुनाव लड़ ले सर, 50,000 वोट नहीं आएगा उसको। तो इतना बड़ा। अच्छा, दूसरा 24,000 वोट नोटा में चला गया। बहुत बड़ा मैसेज। ये बहुत बड़ी बात है। आप कितने से जीते? पप्पू यादव कितने से जीता?
25,000 से तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए भाई। अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख से जीत दर्ज करा लेते तो लगता भाई आप मसीहा हैं। आप मसीहा वगैरह कुछ नहीं है सर। ये पूर्णिया का ना, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये पूर्णिया के लोगों का दुर्भाग्य है सर, कि ऐसे लोग एंटी इनकम्बेंसी में जीत गए। लोगों ने गुस्से में जीता है, दोबारा से जिंदा हो गया दोबारा से। और आपको आज हम घोषणा कर देते हैं, अब भी लोकसभा चुनाव में ये तीसरे नंबर पे जाएंगे। ये मैं आपको बता चुकी, यहाँ के राजनीति को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। आप जनता से पूछ लीजिए। पप्पू यादव का खत्म, उसका राजनीति समाप्त, उसका राजनीति समाप्त हो जाएगा सर। लेकिन उसने जिस मैं कहूँ कि जिस खतरनाक जिन को जन्म दिया है, घुसपैठ की जो समस्या को जन्म दिया है, जिसमें आपके भाई की हत्या हुई और इस इंटरव्यू का जो केंद्र बिंदु थे किशोर सिंह जी, आज वो बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आप इससे हल इसका क्या नज़र आता है, किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया जाए? क्योंकि अब ये सामान्य समस्या नहीं बन चुकी है। CAA NRC अगर आता है तो उसका भी एक बड़े स्तर पर विरोध होता है, देश को तोड़ने की बातें कर दी जाती हैं उसके खिलाफ में। देश को तोड़ने की बात जो होती है ना CAA और NRC पे, उसका असर भी आपको पूर्णिया में देखने के लिए मिला। महीनों तक 22 में और अनेक जगह पे उन घुसपैठियों के द्वारा लंबा लंबा आंदोलन किया गया, सड़क जाम किया गया, यहां तक हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा तक भड़काने का प्रयास हुआ, भड़का दिया गया। और ये स्थिति है कि आप उस पिछले साल छठ में, जब 22 में छठ घाट सजा था, मुसलमानों ने उस छठ घाट को ध्वस्त कर दिया। ये स्थिति है। और जब CAA और NRC लाने की बात चल रही थी तो 22 विधानसभा में हम खुद देख रहे थे, 22 में, अमौर में, उसके बाद जाकर के जोकीहाट में लोग उसके दलाल, जो मुसलमानों के दलाल हैं, जो उसके नेता हैं, वो लोग मतलब कि सारी प्रक्रिया को कागज़ पे पूरा करके अपने लोगों का आधार में और जो भी उसका कैरेक्टरिया उसको फुलफिल कर रहे थे। ये लोग इतने एक्टिव हैं सरकारी काम में। आप अगर आज कह दीजिए कि अभी हमारा आधार में सुधार की ज़रूरत है, सबसे पहले लाइन में वही लोग लगते हैं, क्योंकि उनको पता है हम गलत हैं, हम कागज़ पे तो सही हो जाए। ये स्थिति है। एक चीज़ और मैं अब निजी तौर पर थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ये बातें हो गई, आपके ऊपर क्या असर पड़ा, आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ा? आपके बड़े भाई की हत्या, जो परिवार चला रहे थे, जो परिवार के मुखिया थे, परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और इस तरह से सरेआम हत्या हो जाती है, उसका क्या असर पड़ा आपको? देखिए भैया हमारे लिए गार्जियन भी थे और समझ लीजिए हम लोग के लिए भगवान थे। भैया की जब घटना हुई ना तो मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया साहब। पप्पू यादव का दहशत अलग था। मेरे दरवाजे पे लोगों का आना बंद हो गया कि कोई एक कप चाय भी आकर के पिए। क्यों? कि उसके दरवाजे पर जाएंगे। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आना बंद कर दिया। अगर हम कोई एक छोटा सा पूजा भी उस वक्त दिए कि भाई निमंत्रण दिए कि मेरे यहाँ पूजा पे आओ, तो आते थे और जल्दी से घर से चले जाते थे कि पप्पू यादव का लोग देख ना ले। ये दहशत थी। हम लोग घर से निकलते नहीं थे। मेरी दुकान बंद हो गई। मेरी दुकान में लाखों लाख का पूंजी था, वो सड़ गया। जब दुकान बंद हो जाएगी, अचानक शटर गिर जाएगा, पूरा परिवार मेरा मतलब कि समाप्ति के कगार पे। मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, सोचिए ना कि एक जवान बेटा जब गुजर जाएगा तो उस माँ बाप पे क्या बीतता होगा, मेरे से भाई पे क्या बीता। हम लोग तो सड़क पे आ गए थे। कोई आदमी उस वक्त हमको सहारा देने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, जब इस सब चीज़ से हम लोग, मेरे भाई, हाँ मेरे छोटे भाई को क्या हुआ, पास का एक मैदान था, खेल का मैदान था। हम लोग शाम में क्या करते थे, मन नहीं लगता था घर में, तो उस मैदान में जा कर के कभी कभी बैठ जाते थे। यहाँ छोटा भाई भी बैठता था। अब देखिए अपराधियों का मनोबल, क्योंकि हम लोग पूरा परिवार RSS से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों को तो मनोबल जब बढ़ा लगा कि इसके छोटे भाई को भी मारो, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था। हम लोग उस खेल मैदान में घर से 200 मीटर की दूरी पर, सोचिए घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हम लोग बैठे हैं और अपराधियों ने चारों तरफ से आके घेर लिया। लेकिन हम लोग उस वक्त अलर्ट थे। अलर्ट हमको लगा कि भाई ये मोटरसाइकिल ये क्यों आ रहा है आसपास। हम छोटे भाई को बोले कि तुम चलो घर। हम अपने गाड़ी पे उसको उठाए
और अपने घर आ गए। चौक पे जैसे पहुंचते हैं तो फिर चौक पे कुछ दुकान है, वो दुकानदार लोग बताता है कि भैया आप लोग घर आ गए, अच्छा किए, क्योंकि वो लोग ना मैदान में ढूंढ रहा था। कुछ लोगों को लगता था वो ढूंढ रहा है, हमको लगता है कि नवीन भैया को लोग ढूंढ रहा था, छोटे भाई को। हाँ, मेरे छोटे भाई को। फिर बाद में मालूम हुआ कि भाई ये तो नवीन को उस दिन मारने गया था। अब सोचिए साहब कि जो जिसका बड़ा भाई मारा जाता है, उसके 1-1.5-2 महीने के बाद छोटे भाई को मारने के लिए खोजा जाता है। सोच लीजिए मुसलमानों का मनोबल कितना हाई हो गया। मैं चाहता था कि यही एक परिवार है जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाता है, इसको समाप्त ही कर दो, ये स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है, अब हम लोग लगे कि क्या करें। हम लोग भी सोचे कि अब यहाँ छोड़ देते हैं पूर्णिया, हम लोग भी बाहर चले दिल्ली, वहीं कमाएंगे खाएंगे। लेकिन फिर हुआ कि भाई भाग के कहाँ जाएंगे, किस्मत जहाँ ले जाएगी वहीं रहना है। हम लोग प्लान किए कि नहीं ही रहें, यहीं कुछ करें। फिर चूँकि सुशील मोदी जी का उस वक्त हमको बहुत सहारा मिला, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग घबराओ मत, अभी क्या करोगे, बच के रहो, हम प्रशासन से बात करते हैं। फिर विधानसभा में चर्चा हुई, प्रशासन वगैरह को कहा गया, लेकिन प्रशासन भी क्या करेगा, खाना पूर्ति। रात में एक बार पेट्रोलिंग लेके आ जाए, आप लोग ठीक हो भाई, हाँ ठीक है। फिर रात में एक बार पेट्रोलिंग लेके आ जाए, आप लोग ठीक हो भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या करना, अपने को बचते बचाते फिर हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग अगर इस तरह से रहेंगे तो सही नहीं होगा। फिर हम आगे निकले, हमने ना, हम उस वक्त 92 में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा में हम जिला का महामंत्री बना दिए गए। तो हमारे ऊपर सुशील मोदी जी का या बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का, ताराकांत झा का, हमको बहुत सपोर्ट मिला। वो लोग मेरे ध्यान रखते थे, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते थे। हम लोग जो है फिर पार्टी के माध्यम से सोचे ना, जो किशोर भैया का छोड़ा हुआ काम है, हम लोग उस उद्देश्य को प्राप्त करें और अपराध के खिलाफ में अब हम लोग को आगे आना पड़ेगा। पूर्णिया में नहीं आएंगे तो पूर्णिया को बचाएगा आप कौन। और फिर उस बैनर तले हम लोग पप्पू यादव के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, जब जहाँ भी अपराध होता था हम लोग प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लंबी लड़ाई लड़ते थे। ऐसी लड़ाई होती थी कि प्रशासन के लोगों को गोली चलानी पड़ती थी। आरंसा चौक पे रंगू सिंह हत्याकांड के बाद जब पूरी जनता रोड पे थी, किसी का कोई सुनने वाला लोग नहीं था, जहां भीड़ पुलिस वहीं गोली चलाना शुरू कर दे। पुलिस हम लोग को टारगेट कर ली कि इन लोगों को पकड़ो। आरंसा चौक पे प्रशासन में हम लोगों में भिड़ंत हो गई थी रंगू सिंह हत्याकांड के बाद। आरंसा चौक पे गोली चली और मेरे कान के बगल से गोली निकल गई, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे साहब, क्योंकि पूरी पूर्णिया की जनता हम लोग की पीठ पे थी। खुशकी बाग में गोली चल रही थी और भी कई जगह, लेकिन प्रशासन को हार मानना पड़ा। जब विधानसभा में हंगामा हो रहा था तो उस वक्त जयप्रकाश यादव मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, वो आए पूर्णिया। फिर हम लोगों के साथ बैठ के समझौता हुआ। हम लोगों ने एक ही मांग रखी कि हमको यहाँ पे एक टाइट एसपी चाहिए, पूरा प्रशासन जो आपका यहाँ पे है उसको बदलिए। और ये बिहार के इतिहास में पहला बार होगा कि हम लोगों के मांग पे एक डीएम से लेकर के, एसपी से लेकर, डीएसपी से लेकर थाना प्रभारी तक का तबादला हो गया साहब, तबादला हुआ, तब हम लोग माने। लेकिन शिशिर सिन्हा चूंकि डीएम थे उस वक्त, शिशिर सिन्हा डीएम थे 96 में रंगू सिंह हत्याकांड में। तो फिर हुआ कि भाई चलो उनका ट्रांसफ़र प्रशासन अपना वो सरकार रोकी। उस वक्त एक एसपी आए थे, एसपी राजन, और एक भाई गज्जब एसपी, एक ईमानदार। वो तुरंत आते हैं और चूंकि आंदोलन का नेतृत्व हम खुद कर रहे थे, हमारे साथ युवा मोर्चा के बहुत साथी थे जो यंग थे और पप्पू यादव के खिलाफ थे। हम लोग सब लोगों के साथ उनका एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में हम लोगों ने एक ही बात रखी, ये पप्पू यादव जो 25 गाड़ी का काफिला और सायरन बजा के शहर में निकलता है और खिड़की माने कि गाड़ी के खिड़की से, दोनों खिड़की से जो राइफल का नोक निकाल के चलता है, सीधा ये कहीं ना आप अपहरण फिल्म, अगर ये अपहरण था कि क्या था, गंगाजल फिल्म जो आप देखे हैं, सेम स्थिति थी। राइफल का नोक, 25 गाड़ी का काफिला, उस काफिले में अपराधियों का जमावड़ा और राइफल दोनों साइड। साहब वो जब निकलता था शहर में ना, तो शहर में ना लगता था
कि लोग एकदम सहम जाते थे। आप जिंदा बचे तो भगवान की बड़ी कृपा। हाँ, जिंदा बचे तो भगवान की कृपा। लेकिन हम एसपी राजन का दाद देते हैं साहब। वो जब आए तो पूछे क्या होगा, हमने सबसे पहले, मेरा ही था डिमांड कि सबसे पहले आप पप्पू यादव के काफिला को रोकिए, जिसके कारण पूरा जिला डरा हुआ है। जहां जाएगा वो 25 गाड़ी से जाएगा साहब, सारन बजा के जाएगा, अपराधियों के साथ चलेगा, वो राइफल का नोक निकाल के चलेगा। ये नहीं होगा। तब जाकर के वो बोले कि आज रात से ही शुरू होगा उसके खिलाफ। पहले हम लोग लगा दूर ये भी झूठ बोल रहा है क्योंकि सरकार का आदमी है। लेकिन रातों रात अर्जुन भवन को घेरा, वो था नहीं। और उसके बाद सबसे पहला आदेश हुआ कि आप अपने गाड़ियों का काफिला को ख़त्म करिए। राइफल का नोक बंद, उसके ऊपर कई तरह का बंदिश लगा दिया। अपराधियों का धरपकड़ इतना तेजी से एसपी राजन शुरू किए और अपराधियों का इनकाउंटर शुरू हुआ, बड़े बड़े अपराधी मारे जाने लगे। तब जाकर के शहर में लोगों को लगा कि नहीं, कोई सरकार आई है। लोग घर से बाहर निकलने लगे और लोग अपना बिजनेस को बढ़ाने लगे। अब देखिए, जब आम जनता सामान्य हुई, पप्पू यादव पूरा कमजोर हुआ। और आपको बता दें, वो उस वक्त इतना कमजोर हुआ, उसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव होता है साहब, 97 या 98 में चुनाव होता है और उसमें उसकी करारी हार होती है। उस माफिया का जो पूरा सपोर्ट था वो खत्म हो गया, वो समाप्त हुआ, उसी में वो हारता है और यहां से उसका पलायन होता है। तो जाता है सिंहेश्वर चुनाव लड़ने के लिए, वहां विधानसभा हारता है फिर, लेकिन कहिए तो फिर वहां मधेपुरा जीत गया लोकसभा में। फिर जब दूसरी बार वो गया तो तीसरे नंबर पे आ गया, 1,00,000 वोट पे आ गया। वो राजनीति में सर समाप्त हो गया था, राजनीति में वो समाप्त हो गया था। ये संतोष कुशवाहा का कारण है, जिस कारण से वो विधायक बना, ये सांसद बना। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग सीमांचल को लेकर के सोचते होंगे, विचार करते होंगे, यहाँ की परिस्थितियों को लेकर के विचार करते होंगे, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाहर क्षेत्रों में हैं, जिन तक अभी ये खतरा, इस तरह के खतरे नहीं पहुँचे हैं, जहाँ जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा हो, जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा हो? हम तो अपने लोगों को अभी यहाँ के लोगों को यही कहेंगे, आप सभी लोग मजबूत होइए और गलत का विरोध करिए। क्योंकि अभी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है साहब। आपको हर हालत में कानून को साथ लेते हुए आगे बढ़िए, पूरी जनता एक होके रहिए। वो लोग हार मानेंगे और इसकी तैयारी हो रही है, लोग मन बना चुके हैं। पूर्णिया में अब पप्पू यादव जैसे लोगों का कोई जगह नहीं हुआ। बहुत लंबी बातचीत रही और मुझे लगता है कि बहुत सारी वो चीज़ें, वो कहानियाँ, वो बातें आप तक पहुँची होंगी जो शायद आज तक आप तक नहीं पहुँची होंगी। ऑप इंडिया का यही प्रयास है कि बिहार विधानसभा चुनावों के ज़रिए इस समय में चुनावी कवरेज आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ के सामाजिक ताने बाने में क्या हलचल है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस समाज को इस तरह से प्रभावित किया जिसका असर आज तक है। हमने ऐसे एक व्यक्ति मनोज सिंह जी से बात करी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत करी और आपके संघर्ष को प्रणाम है हम सभी का और हमारे तमाम दर्शकों का भी, कि आप और आपका परिवार इसी तरह से धर्म और समाज की रक्षा के लिए लगा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।